वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जना पाकिस्तान में ना बेशुमार लोग कारोबार करने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अक्सर ये ख्वाब अधूरा रह जाता है। स्टार्टअप कल्चर जो दुनिया भर में मशरत को एक नई सिमत दे रहा है, हमारे मुल्क में तेज़ी से पनप नहीं पा रहा। इसकी वजूहात क्या हैं? दूसरी तरफ हम देखें कि जो कम तालीम याफ्ता अफराद, उनके लिए ये सवाल अहम है कि वो कौन सा कारोबार शुरू करें जो कम सरमाया और ज़्यादा फ़ायदा दे सके उन्हें। साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर कारोबार नाकाम क्यों होते हैं, कौन सी गलतियाँ हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और कामयाब बिज़नेस के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सवालात पर बात करेंगे ताकि कारोबार शुरू करने वाले जो अफराद हैं उनके लिए रहनुमाई फ़राहम की जा सके हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रहमान आरिफ साहब हैं, जो कि बिज़नेस एक्सपर्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या कह लें कि पहले एहतियातें होनी चाहिए और कौन सी गलतियाँ हैं जो उन्होंने बार बार दोहरानी नहीं है। तो अब्दुल रहमान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रहमान साहब, दुनिया भर में स्टार्टअप कल्चर जो है ना, वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। किसी ने एक स्टार्टअप किया तो उसने उसी स्टार्टअप के साथ और 5-6 स्टार्टअप्स भी स्टार्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पर तो बड़ा कामयाब ये कल्चर जा रहा है। हमारे यहाँ पर क्यों नाकाम होता जा रहा है कारोबार करना? यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर स्टार्टअप्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमारे नौजवान यंगस्टर्स, इवन दो कि अगर उनसे पिछले वाली जनरेशन की बात की जाए तो वो भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम स्टार्टअप स्टार्ट कर लें, लेकिन नाकामी की तरफ चला जाता है। वजह क्या लगती है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो बुलाने का। अच्छा, एक तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लोग कारोबार में आते क्यों हैं। सबसे पहले थोड़ा ये एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आऊँगा स्टार्टअप्स की तरफ। जी जी। देखिए, कोई भी इंसान कारोबार में आता है 3 तरह से। एक तो ये है कि उस बंदे को जॉब नहीं मिल रही थी और वो बेचारा कोई रिस्क तलाश कर रहा था, उसको नौकरी नहीं मिली तो उसने तंग आके कोई काम शुरू कर दिया। ठीक है। और बहुत सारे बिजनेसमैन की जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत स्टार्ट से कोई काम शुरू किया और उनके पास जॉब नहीं थी और वो बिजनेस करना शुरू हो गए। दूसरे वो लोग हैं जिनको पेरेंट्स की तरफ से बिजनेस मिलता है, जी, विरासत में मिलता है। उनके माँ बाप बिजनेस करते थे तो वहाँ से बिजनेस में आ गए। तीसरे वो लोग हैं जिसको आप स्टार्टअप्स बोलते हैं, कि जो लोग पढ़ लिख के अच्छे तरीके से प्लान करके किसी बिजनेस के अंदर आते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स के अपने स्टेप्स हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब स्टार्टअप वाले कारोबार में और आम कन्वेंशनल रवायती कारोबार में क्या फ़र्क है, इनको भी ज़रा मैं एक्सप्लेन करूँगा ऑडियंस के लिए ताकि वो थोड़ा समझ सकें। रवायती कारोबार वो है जो आम, जिसकी प्रैक्टिस मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। लोग वो काम पहले से कर रहे हैं, जिसकी डिमांड मौजूद है, जिसका कस्टमर मौजूद है, जिसकी प्रैक्टिस मौजूद है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ अरसे पहले मेरे पास टैक्सी है और मैं टैक्सी किराए पे चलाऊंगा, तो एक आम कारोबार, आम काम था ये। लेकिन जब करीम आया, तो करीम ने वही टैक्सी का प्रॉब्लम एक नए तरीके से सॉल्व किया। तो कन्वेंशनल कारोबार है, मेरा आपका रेस्टोरेंट है, मैंने भी रेस्टोरेंट डाल दिया। सो रेस्टोरेंट इज अ कन्वेंशनल बिजनेस। ठीक है। इसी तरह मेरी कपड़े की दुकान है तो इचरे में बहुत सारी कपड़े की दुकानें लोगों ने डाल दी। तो एक रवायती कारोबार आम तरीके से शुरू होता है, जबकि स्टार्टअप में वही मसला किसी और तरीके से हल किया जाता है। उसके अंदर इनोवेशन की जाती है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो आज से पहले नहीं थी। आइदर वो कस्टमर को अप्रोच करने का तरीका, आइदर वो प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका, आइदर वो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका, आइदर वो पीछे से बाय करने का तरीका, उसको स्टोर करने का तरीका। यानी कुछ ऐसा किया जाता है सर्विस या प्रोडक्ट में जो प्रैक्टिस पहले नहीं पाई जाती, और उसके लिए कस्टमर बनाया जाता है, डिमांड बनाई जाती है, कस्टमर के दिमाग में एक जगह बनाई जाती है। इसको स्टार्टअप्स बोला जाता है। और स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोग इसको अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हमारी सोसाइटी में। मतलब उसको भी रिवायती कारोबार समझ रहे हैं, कारोबार समझ के शुरू कर लेते हैं और वो उस तरह चलता नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए खास तौर पर किस तरह की प्लानिंग और मंसूबाबंदी अगर बनानी हो तो वो किस तरह की बनानी चाहिए? इसके लिए देखें, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी 6 स्टेप अप्रोच है। मैं पिछले को 10-11 साल से बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ उनको मेंटर भी कर चुका हूँ, हेल्प भी कर चुका हूँ, बल्कि अपने स्टार्टअप भी कर चुका हूँ। तो इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है उसको डिफाइन करें बहुत एग्जैक्टली। अपना बिजनेस मॉडल आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। स्टेप 1 कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट एंड द प्रॉब्लम विच इज सॉल्व्ड बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस। पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, ये स्टेप 1 है।
स्टेप 2 ये है कि आप अपने कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करें, अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करें। हर बंदा आपकी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं ले सका, बिल्कुल। तो आपको बड़ा क्लियर डेमोक्रेट करना है कि मेरा कस्टमर कहाँ रहता है, किस प्राइस ब्रैकेट में, किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये। तीसरा स्टेप होता है मार्केट साइज एस्टिमेशन। आप मार्केट साइज को एस्टिमेट करते हैं कि जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ये कितना बड़ा मार्केट साइज है, उसमें से मैं कितना कैप्चर करूंगा। क्योंकि नॉर्मली स्टार्टअप्स के आइडियाज जो होते हैं ये ग्लोबली एक्सपैंड हो सकते हैं। आप www. कुछ लिखते हैं उसके बाद तो इसका मतलब है पूरी दुनिया में आपका आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो है। तीसरा स्टेप है मार्केट साइज एस्टिमेशन। आप फिर उसके एक 10 साल रोड मैप बनाते हैं कि पहले साल में 1% मार्केट शेयर लूंगा, अगले साल में 2% मार्केट शेयर लूंगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मार्केट शेयर को ऊपर लेके जाऊंगा। तीसरी चीज जो है उसके बाद आप फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाते हैं। दैट्स कॉल्ड द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जो 5 से 10 साल के लिए प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लोज, बैलेंस शीट्स आपको एक्सप्लेन करती हैं, जो ये बताती हैं कि कितना पैसा मुझे चाहिए होगा अपने कारोबार में अगले 10 साल में एक्सपैंड करने के लिए। एंड द फिफ्थ स्टेप इज द ऑपरेशन सेटअप, कि जब मैंने सेटअप करना है इसको तो उस वक्त मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मुझे अभी फोरसी करनी है, मुझे मशीन्स की कॉस्ट लेनी है, मुझे सेटअप की कॉस्ट लेनी है, मुझे मार्केटिंग कॉस्ट अंडरस्टैंड करनी है, बैक एंड ऑफिस, फ्रंट एंड ऑफिस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा मुझे इसमें लेके आना है। एंड द लास्ट स्टेप इज द गो टू मार्केट, कि मैंने प्राइस 7 पीस के अंदर जो मेरी प्रोडक्ट है, पैकेजिंग है, प्राइसिंग है, फिजिकल एविडेंस है, ये पूरा प्लान जब आप ड्राफ्ट करेंगे तो तब आप अपने स्टार्टअप को सही तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो ये 7 स्टेप्स अगर आप नहीं करते तो और आप कूद जाते हैं इनटू एनी स्टार्टअप विद अ कन्वेंशनल वे, तो वो स्टार्टअप नहीं चलेगा। नहीं तो अगर इन 7 स्टेप में से कोई 1-2 स्टेप्स भी नहीं होते तब भी आप नहीं कर सकते हैं अच्छे तरीके से? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि देखें स्टार्टअप पाकिस्तान में या दुनिया में नॉर्मली पाकिस्तान में ज्यादा हो रहे हैं। 90% स्टार्टअप फेल्स इन द फर्स्ट 2 ईयर्स। 2 वजूहात हैं, एक तो ये पूरा डिटेल काम नहीं होता, ठीक है। दूसरा गवर्नेंस फ्रेमवर्क ठीक नहीं होता, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी लीगैलिटीज हैं, जो उसको कंट्रोल करने के लिए डिसीजन मेकिंग का पैरामीटर चाहिए, गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशंस हैं, आपकी टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशंस हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपकी पार्टनरशिप्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड्स की पूरी क्लैरिटी है। तो आपका जो गवर्नेंस एंड लीगल फ्रेमवर्क है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते लोग। तो अगर आप इन स्टेप्स को बाय बुक्स फॉलो नहीं करेंगे चेकलिस्ट के साथ, तो स्टार्टअप तो नहीं चलेगा। क्योंकि स्टार्टअप में एक बात अंडरस्टैंड करें, हो सकता है कि मेरा आइडिया हो और पैसे आपके हों, पैसे आपके हों, तो मैं अपने आइडिया की इक्विटी लूंगा और आपको मैं कुछ फाइनेंशियल इक्विटी दूंगा। अब चूंकि पैसा आपका है और मेहनत मेरी है, तो रिस्क जो है ना वो आपका है सारा। तो सम टाइम जिसका पैसा नहीं लगा होता वो थोड़ा लाइट भी लेता है। और अगर वो चीजें बेहतर तरीके से गवर्न नहीं होंगी तो पैसा जाया हो जाएगा, लीगल सारी चीजें नहीं कवर्ड होंगी, जाया हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि क्या अगर आपने स्टार्टअप, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि बहुत कम सरमाए से भी लोगों ने शुरू किए हैं, ऐसे भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा सरमाए से भी शुरू किए हैं, और उनका अगर ग्राफ देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो 2 साल चलते हैं उसके बाद ठप हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए अगर हमने स्टार्टअप शुरू करना है, जैसे हमारे देखने वाले उनके अगर माइंड में है, तो कम सरमाए से शुरू करना चाहिए या फिर ज़्यादा सरमाए से शुरू करना चाहिए? अच्छा, स्टार्टअप्स के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है बिजनेस मॉडल की वैलिडेशन। अच्छा, वैलिडेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आपने बनाई है क्या वो बिक गई है, क्या उसके पैसे आपको मिले। सम टाइम ये होता है कि आप बहुत ज्यादा अजम्पशंस बिल्ड कर लेते हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बिक नहीं रही होती, खरीद नहीं रहा होता कोई। तो इसके जो सबसे पहले तो आप अपनी आइडिएशन फेज में अपने आइडिया को ग्रिल करते हैं, उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना के आप उसको बेचते हैं, इसको बोला जाता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अच्छा, आइदर यू आर मेकिंग अ टेक प्लेटफॉर्म और यू आर मेकिंग एनी प्रोडक्ट, तो आप एक छोटे वॉल्यूम के ऊपर सबसे पहले उसको सेल करते हैं कि आपने कस्टमर के साथ जो प्रॉमिस किया है, कस्टमर उसके पैसे आपको पे कर रहा है, क्या वो सर्व्ड हुआ है, कस्टमर ने फीडबैक क्या दिया है। तो स्टार्टअप हमेशा छोटे पैसों से होते हैं। अच्छा, ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको कम सरमाए से अपने आइडिया को वैलिडेट करना होता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि स्टार्टअप के आइडियाज नए होते हैं, उसमें सिमिलर प्रॉब्लम किसी नई इनोवेशन के साथ सॉल्व की जाती है। अच्छा, कस्टमर उसको समझ नहीं रहा होता, आपने विकी रजाई लेनी है, तो आप सारी जिंदगी रजाइयां खरीदती रहेंगी, लेकिन अगर मैं आपको एक नए तरीके से रजाई सेल करना चाहूँ तो आपको समझने में टाइम लगेगा कि ये ऐसे क्यों बेच रहा है या सेम प्रोडक्ट ऐसे क्यों बेच रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिकली अपने उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए आपने पहले सेल करनी है। सबसे पहले जब स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो आप अपने आइडिया को वैलिडेट करके MVP करें,
उसके बाद आप ज़्यादा फंडिंग के साथ उसको स्केल करने की कोशिश करें। तो दिस इज़ द प्रोसेस। ज़्यादा पैसे के साथ स्टार्टअप करेंगे इज़ अ ह्यूज रिस्क कि आप लूज़ करेंगे। अच्छा, कस्टमर शायद ना मिले आपको, कंज्यूमर ना मिले, और इसके लिए फिर ये नाकाम हो जाते हैं बिजनेस और लोग बंद कर देते हैं एक बंद साल बाद 2 साल बाद। लोग बंद कर देते हैं। जो दुनिया में टेक्निकल प्रैक्टिस है वो ये है कि एक सीड फंडिंग होती है ओके, किसी भी स्टार्टअप के लिए। सीड फंडिंग का मतलब है जो बीज लगाएंगे वो 2 फाउंडर्स लगाएंगे या छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक सीड फंडिंग करेंगे। सीड फंडिंग के बाद वो आइडिया वैलिडेट होगा, MVP बनेगा, ठीक है। MVP की वैलिडेशन होगी, उसके बाद सीरीज ए फंडिंग आएगी। अच्छा, आप जो शार्क टैंक्स वगैरह देखती हैं तो उसमें सीरीज ए और सीरीज बी फंडिंग आ रही होती हैं। वहां पे लोग अपना आइडिया वैलिडेट कर चुके होते हैं, एक सर्टन सेल 1-2 साल में परफॉर्म करके पैसे कस्टमर से ले चुके होते हैं। तब वो जाते हैं इन्वेस्टर के पास, कहते हैं जी हमने स्केल करना है, हमें मार्केटिंग के लिए पैसे दें या हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैसे दें। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार्टअप। सही है कि वो सिर्फ बहुत ही नया आइडिया नहीं लेकर आ रहे होते, उनको मार्केट में उन्होंने ऑलरेडी उस चीज को कह लें कि ग्रैब कर लिया होता है, वैलिडेट कर चुके होते हैं, वैलिडेट कर चुके होते हैं, फिर वो आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आजकल का मौजूदा दौर की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी हैं, आपने जैसे बात की कि स्टार्टअप्स के साथ काम भी कर रहे हैं, अपने भी स्टार्टअप्स हैं, तो मौजूदा दौर को देखते हुए लोगों को किस तरह का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए जिसमें वो कामयाब हो सकते हैं? अच्छा, मेरी एडवाइस है सबको कि जो काम वो कर रहे हैं, अपने कन्वेंशनल बिजनेस कर रहे हैं, हर कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर ना स्टार्टअप की गुंजाइश है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ आपको, हम ये शो कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप गेस्ट को बुलाते हैं बाय फिजिकल इंटरेक्शंस। अगर आप एक प्लेटफॉर्म बना लें जिसके ऊपर लोगों को पता हो कि दुनिया जागो लाहौर की स्लॉट्स कहाँ अवेलेबल हैं और जो आने वाले लोग हैं वो अपने आप को कनेक्ट कर सकें इसके साथ, तो यू कैन सॉल्व द सिमिलर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ टेक। तो आप क्या करें, आप जो कारोबार कर रहे हैं वही करते रहें, उसके अंदर थोड़ी सी इंटरवेंशन लेके आएँ। अच्छा, उसको एक जेनरिक प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें। वही स्टार्टअप्स हैं, वो आपको स्केल होने में हेल्प करेंगे। मिसाल के तौर पर जागो का यही शो मैं न्यूयॉर्क में कर सकता हूँ, जागो का यही शो मैं लंदन में कर सकता हूँ। अच्छा, बिकॉज मेरे पास अगर प्लेटफॉर्म होगा तो मैं इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इट्स एन आइडिया फॉर यू। तो इट्स ऑल अबाउट कि जो भी काम आप कर रहे हो वैसे ही करते रहो, उसमें थोड़ी सी इनोवेशन लेके आओ, उसको टेक्नोलॉजी का तड़का लगाओ हल्का सा। और मैं एक वर्ड बोलूंगा जो कि सब ऑडियंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होएगा, आप टेक फर्स्ट सोचें। अच्छा, जब आप किसी भी आइडिया को टेक के साथ फर्स्ट करेंगे ना तो उसकी स्केलेबिलिटी इमेंस हो जाएगी, क्योंकि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के हाथ में इंटरनेट है। तो अगर आप उसको टेक फर्स्ट कर देंगे तो दैट विल बिकम एन इमेंस स्केलेबल। तो आप उसकी स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी कर सकते हो। तो कोई भी बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ स्पेयर पार्ट्स बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, एनीवन हु इज डूइंग एनीथिंग इन द मार्केट, दे कैन डू स्टार्टअप। अच्छा, जस्ट सपोर्टिंग बाय देयर फंडामेंटल बिजनेस, उसके ऊपर थोड़ी सी इनोवेशन करें और उसको अच्छे तरीके से स्केल करें। आज तो आजकल बिजनेस जो हम देख रहे हैं वो तो जैसे आपने बात की कि कोई कपड़े बेचने वाला है, कोई गोलगप्पे बेचने वाला है, या किसी ने ठेला लगाया हुआ है, उनको लगता है कि अगर वो टिकटॉक पर मशहूर हो जाएंगे, टिकटॉक्स उनकी वायरल होना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर अगर वो वीडियोस डालना शुरू कर देंगे तो उनका बिजनेस चल जाएगा। अच्छा, ये अप्रोच किसी हद तक ठीक भी है फ्रॉम द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, लेकिन जब तक आपकी बिजनेस फंडामेंटल ठीक नहीं होगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ आसान से, कॉबलर है, एक मोची है। आज अब मैं यहाँ से निकलता हूँ यहाँ से बाहर और मेरा जूते को कुछ मसला हो गया और मैंने कॉबलर ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? अपने फोन पे ढूंढ लेंगे आप। अब देख, नहीं अभी नहीं है मेरे पास, बिकॉज अगर मैं सिर्फ कॉबलर्स के नेटवर्क को ही ऑर्गेनाइज कर लूँ तो मैं आपको पता लाहौर में 50 कॉबलर्स बिठा सकता हूँ। काम वही है जो आप कर रहे हैं। मैं दही बल्ले बेचता हूँ, तो वाई कांट आई सेल माई दही बल्ले का बिजनेस थ्रू टेक एंड स्केलेबिलिटी। बाकी ये जो टिकटॉक है या सोशल मीडिया है, ये आपको मार्केटिंग करने में तो हेल्प करेगा, लेकिन जो फंडामेंटल सर्विस आपने देनी है, जो कस्टमर के साथ आपने प्रॉमिस किया है, वो तो आपने डिलीवर करना है ना। आपने 2000 रुपया लिया, आपने कस्टमर को वो प्रॉमिस डिलीवर करना है। तो जब अगर आप वो सही तरीके से देते हैं और अच्छी मार्केटिंग भी करते हैं तो आपका बिजनेस जरूर स्केल करेगा, क्योंकि शैलो टिकटॉकिंग, शैलो फेसबुक के एड्स विल नॉट हेल्प यू। अगर पीछे सही नहीं है काम, अगर पीछे सर्विस नहीं है, मैं मिसाल देता हूँ, आपने कहा जी मैंने इन ड्राइव पे टैक्सी यूज करनी है, जितने मर्जी मैं इन ड्राइव पे ऐड चला लूं, अगर मेरी इन ड्राइव मिल ही नहीं रही मुझे, तो वो फायदा ही नहीं है और मुझे वो सर्विस ही नहीं दे रही, तो कस्टमर उसको छोड़ देगा। तो इसलिए कोई भी स्टार्टअप है, आप उसको जब तक फंडामेंटल नीड के ऊपर सही तरीके से बिल्ड नहीं करेंगे, ये मार्केटिंग हेल्प नहीं करेगी उसकी। तो आई एम रिवाइजिंग माई एडवाइस टू ऑल द पीपल कि
स्टार्टअप के लिए कोई नया आइडिया तलाश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई ख्वाब नहीं आएगा आपको। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा उसी के अंदर मॉडिफाई थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इनोवेशन करें, टेक्नोलॉजी लेकर आए और सोचें कि मैंने इसको स्केल कैसे करना है। अगर मैं लाहौर में कर रहा हूं तो मैं 40 शहरों में कैसे कर सकता हूं, अगर मैं पाकिस्तान में कर रहा हूं तो मैं 40 मुल्कों में कैसे कर सकता हूं। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। अच्छा, जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप्स खासतौर पर वो लोग लेकर आ रहे हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्री, जिन्होंने पढ़ के आए हैं, तो ज़रूरी है कि सिर्फ वही स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, वो भी तो कारोबार करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं फिर? वैसे मेरी बड़ी इसमें अपनी ओपिनियन है कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं वो नॉर्मली कम पढ़े लिखे ही होते हैं, वो ज़्यादा स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। वो करें ये कि उनके जो बच्चे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो पढ़े लिखे हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, वो उन बच्चों को इंगेज करें और अपने कारोबार के मसाइल को उनसे सॉल्व करने की कोशिश करें। उनकी स्टडीज़, उनका नॉलेज, उनकी इनोवेशन, उनका जज्बा, उसको यूज़ करें। बच्चे आजकल टेक सेवी हैं, हर बच्चा स्पेंड अबाउट 90% ऑफ टाइम ऑन द टेक्नोलॉजी। आप उनको कहें कि बेटा मेरे बिजनेस को अपने माइंडसेट के साथ सॉल्व करो, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दिस इज द वे यू कैन गो टू द स्टार्टअप्स। सही है कि उनके लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है। तो हम आज बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर है वो क्यों फ़रोग नहीं पा रहा, क्यों नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो इस पर अब्दुल रहमान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बिजनेस